हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने वही प्राचीन ऐतिहासिक नगरों की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और पिछले क्लास में हमने प्रयागराज के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया था और आज हम लोग बात करेंगे नालंदा, प्राचीन महानगर नालंदा के बारे में। पूरा डिटेल से हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नालंदा महानगर की अगर आप बात करेंगे तो यह पटना से 55 मील दक्षिण तथा राजगृह से 55 मील दक्षिण तथा राजगृह से 7 मील उत्तर में नालंदा नगर बसा हुआ है। आज इस नगर के खंडहर हमें बड़गांव में देखने को मिलते हैं। हालांकि वर्तमान में यह महज एक खंडहर के रूप में अवशेष में बचा हुआ है। खंडहर के रूप में 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक यह नगर बौद्ध धर्म तथा संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा था, जिसकी विश्व विद्युत केंद्र के रूप में गणना होती थी। कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने इस नगर को बसाया था। नालंदा नगर को गुप्त शासक कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त ने इस नगर को बसाया था। नरसिंह गुप्त, सम्राट हर्ष तथा पल्लव वंश के राजाओं ने इस नगर की उन्नति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नरसिंह गुप्त, सम्राट हर्ष तथा पाल वंश के राजाओं ने इस नगर की उन्नति में बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा अपना पूरा सहयोग भी दिया। वेनचांग के शब्दों में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर किस्म का मंदिर बनवाया तथा उसने 80 फुट ऊंची तांबे की एक बुद्ध की मूर्ति भी स्थापित की। फायान भी नालंदा देखने आया था। उस समय यह नगर अति उन्नति के चरम शिखर पर था। वह अपनी यात्रा विवरण में लिखता है, नालंदा 1 मील लंबा तथा 1/2 मील चौड़ा है। यहाँ 7 विशाल व्याख्यान कक्ष तथा 200 अध्यापन कक्ष तथा अनेक भवन भी थे। यहाँ के विश्वविद्यालय में 10,000 बौद्ध भिक्षु शिक्षा पाते थे। यहाँ का महास्थविर शीलभद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य धर्मपाल तथा चंद्रपाल थे। वे दोनों दार्शनिक, गुणमति तथा स्थिरमति थे। तार्किक प्रभाव में भाषण कला में निपुण जिन मित्र थे। यहाँ के अन्य आचार्यों ने शीलभद्र, चर्म गोमित, शांति रक्षित आदि प्रसिद्ध विद्वान लेखक तथा दार्शनिक थे, जो समय समय पर अपनी विलक्षण प्रतिभा कीर्ति से दूर दूर के छात्रों को आकृष्ट किया, जो अध्ययन के लिए बुला लेते थे। इस विश्वविद्यालय की स्नातक का समाज में सम्मान था। हर छात्र यहाँ का छात्र बनना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस विश्वविद्यालय की 2 परिषदें थी, परंतु संपूर्ण उत्तरदायित्व महास्थाविर पर रहता था। इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के व्यय के लिए 200 ग्राम थे, जो इनको दान के रूप में प्राप्त हुए थे। जिनकी आय से इस विश्वविद्यालय का खर्च पूरा किया जाता था। छात्रावास 2 मंजिला थे। अधिक संख्या यहाँ भवन बने हुए थे। वह यहाँ के पुस्तकालयों से बहुत ही प्रभावित था। वह यहाँ के पुस्तकालय के विषय में लिखता है, यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था, जो 3 पांडुलिपियाँ भवनों। पुस्तकालय के विषय में लिखता है कि यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था, जो 3 विशाल भवनों रत्न सागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजन में विभक्त था। असंख्य पांडुलिपियाँ यहाँ की अलमारियों में भरी हुई थीं। एत्सिंग नामक चीनी यात्री ने इस पुस्तकालय से
400 पांडुलिपियों की नकल की थी। यहाँ के भवनों में से एक 2 मंजिला वाला भवन था, जिसको सुंदर विधि से बनाया गया था तथा बौद्ध वास्तुकला शैली का यह सुंदर भवन आदर्श की दृष्टि से देखा जाता था। इत्सिंग चीनी यात्री ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है, यहाँ के विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम व्यापक था। समस्त धर्म, दर्शन, शास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण आदि का अध्ययन होता था। पाली भाषा का अध्ययन अनिवार्य था। तिब्बती भाषा के अध्ययन की भी व्यवस्था थी। महायान तथा हीनयान बौद्धों के आचार्यों नागार्जुन, वसुबंधु, अशंग तथा धर्मकीर्ति आदि के ग्रंथों का अध्यापन विशेष रूप से होता था। इस विश्वविद्यालय के गौरवशाली दिनों में यहाँ 1000 अध्यापक तथा 10,000 छात्र से एक अध्यापकों को 10 छात्रों को पढ़ाना पड़ता था। समस्त अध्यापक दिग्गज, विद्वान तथा लेक्चरर देने में बड़ी महारत रखते थे। इस विश्वविद्यालय का अनुशासन कठोर था। समय का ज्ञान जलघड़ी द्वारा जाना जाता था। यहाँ की समस्त कठिनाइयों तथा समस्याओं पर खुलकर वाद विवाद होता था। इस विश्वविद्यालय ने तिब्बत में धर्म प्रचार में बहुत ही अछूते ढंग से योगदान दिया। यहाँ के विद्वानों की पुस्तकों का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया गया, जिसको तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रयोग किया जाता था। 759 ईस्वी में तिब्बत के राजा के अनुरोध पर भिक्षु शांति रक्षित बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत गए थे। वहाँ जब वह पहुँचे तो बड़े अच्छे ढंग से इनका स्वागत किया गया तथा इनको हाथों हाथ लिया गया और इनकी देख रेख में बौद्ध विहार की स्थापना हुई। यहाँ से वापस आने पर यह नालंदा विहार के महास्थविर भी बने थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इस बौद्ध विहार नगर का तेजी से पतन हुआ। अधिक संख्या में इस नगर को हानि पहुंची, अतः इतने दिनों तक पूर्ण सजधज के साथ चमक कर सदा के लिए इसका पतन हो गया। आज केवल इस नगर के खंडहर दिखाई देते हैं। तो नालंदा का गौरवशाली इतिहास अपने आप में एक अद्भुत है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हर कोई जानता है। आप सभी लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे। 10,000 बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे, जिनके भरण पोषण का उत्तरदायित्व 200 गांवों के राजस्व पर होता था। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता था और विदेशी विद्वान तथा लेखकों ने नालंदा विश्वविद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।